कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्या से होती है। एक रात उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उन्हें एक औरत और उसके बेटे को देखकर हार्ट अटैक आ जाता है। उनका सचिव बारिश में उन्हें अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में पुल टूट जाता है और जाम लग जाता है। फिर सत्या की पार्टी के लोग उन्हें कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि चाहे सीएम कितना बड़ा हो, अंत में उसे भी चार कंधों पर ही जाना पड़ता है। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि सत्या की मौत हो गई है। यह सुनकर उनके दोनों बेटे आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन सीएम बनेगा। तभी सत्या की धड़कन वापस चलने लगती है, जिससे बेटों का सपना टूट जाता है। अब कहानी गुंडों पर शिफ्ट होती है, जो एक आईएएस अधिकारी को मारने के लिए ट्रेन रोकते हैं। उनके बॉस को डर लगता है क्योंकि वह जानता है कि आईएएस राम पहले एक आईटीएस था और गुंडों को मार सकता है। राम उन सभी गुंडों को मार देता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राम ने पहले गुंडों के बॉस का करोड़ों का सामान जला दिया था, इसलिए वे उसे मारने आए थे। है जहां उसका परिवार कहता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। राम अपनी मां को समझाता है कि वह सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि उसे अभी शादी करने में कोई रुचि नहीं है। अगर शादी करनी ही है तो उसके छोटे भाई की करवा दे। इस बीच सत्या अस्पताल से छुट्टी लेकर अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं। वह सबको कहते हैं कि उन्हें 1 साल बाद रिटायर होना है और इसलिए पार्टी में से भ्रष्टाचार खत्म करना है। सत्या का छोटा बेटा मोबली अपने पिता के खिलाफ हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे काले धंधे हैं। सत्या उसे पार्टी से बाहर निकालने की धमकी देता है, जिससे मोबली गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। फिर कहानी राम पर शिफ्ट होती है। वह ऑफिस जाकर अपने क्लर्क से कहता है कि सभी बिजनेसमैन और गुंडों की मीटिंग रखे। दूसरी तरफ मोबली अपनी माइन पर जाकर अपने खास आदमी मूर्ति को बताता है कि उन्हें अपना काम रोकना पड़ेगा क्योंकि उसके पिता ईमानदारी की बात कर रहे हैं। वह मूर्ति को कहता है कि वे अपना काम दिन में बंद कर दें लेकिन रात में जारी रखें। तभी एक आदमी मूर्ति को बताने आता है कि राम ने कल मीटिंग बुलाई है। अगले दिन सभी लोग राम के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां राम कहता है कि उन्हें अपनी गलत कमाई बंद करनी होगी। सभी लोग राम के खिलाफ हो जाते हैं। फिर राम उन्हें बस में बैठाकर कुछ ट्रेलर दिखाने ले जाता है, जहां वह कुछ बिल्डिंग गिरा देता है और कुछ के लाइसेंस रद्द कर देता है। इससे डरकर सभी लोग ईमानदारी से काम करने का वादा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राम के छोटे भाई की सगाई हो रही है और उसके दोस्त राम से उसकी शादी के बारे में पूछते हैं। दीपिका राम से पूछती है, भैया तुम शादी कब करोगे? फिर कहानी 10 साल पहले की ओर जाती है। उस समय राम कॉलेज में था। जब वह देखता था कि कोई गलत काम कर रहा है तो वह उन्हें मारने लगता था। एक दिन राम को पता चलता है कि कुछ लड़के कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स दे रहे हैं। वह उनके पास जाकर उन्हें बहुत मारता है और कहता है कि ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अगले दिन राम को पता चलता है कि उसके कॉलेज के एक शिक्षक केपी सर लड़कियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। राम उन्हें भी पकड़कर मारने लगता है। तभी केपी सर की बेटी दीपिका आती है और पूछती है, तुम किस केपी सर को मार रहे हो? हमारे कॉलेज में 2 केपी सर है। बच्चे बताते हैं कि राम गलत आदमी को मार रहा है। यह सुनकर राम उन दोनों से माफी मांगता है, लेकिन दीपिका गुस्से में आकर अपने पापा के जरिए राम को जेल भेज देती है। राम के दोस्त दीपिका को समझाते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है और उसने सिर्फ केपी सर की गलतियों का बदला लिया था। दीपिका यह सुनकर अपने पापा के साथ जाकर राम को जेल से निकलवा लेती है। अब राम को दीपिका बहुत पसंद आने लगती है और वह उसके पीछे पड़ जाता है। धीरे धीरे दीपिका भी उसे पसंद करने लगती है। एक दिन दीपिका राम को समझाती है कि उसे अपना गुस्सा सही जगह पर लगाना चाहिए। वह कहती है, तुम्हें आईएएस बनकर सभी अपराधियों को पकड़ना चाहिए। तुम में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन वह चेतावनी देती है कि अगर वह आईपीएस बना तो वह उससे बात नहीं करेगी। यह सुनकर राम चौंक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राम बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और आईएएस की तैयारी करने लगता है, लेकिन कुछ मार्क्स से पीछे रह जाने की वजह से उसे आईपीएस की नौकरी करनी पड़ती है। दीपिका को पता चलता है कि राम आईपीएस बन गया है तो वह उस शहर को छोड़कर चली जाती है। दीपिका चाहती थी कि राम आईएएस बने और यह बात राम को बहुत बुरी लगती है। अब राम दीपिका का इंतजार कर रहा है। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है। वहां एक लड़का राम को बताता है कि वह दीपिका को जानता है और उसका पता बता सकता है, लेकिन उस लड़के ने ज्यादा शराब पी ली होती है और वह बेहोश हो जाता है।
इसलिए राम को उसका इंतजार करना पड़ता है। रात में राम मोबली की माइन पर रेड करने जाता है। मूर्ति लोरी वालों से कहता है कि जैसे ही राम वहां पहुंचे उसे मार देना। लेकिन पूरी रात राम माइन में नहीं जाता जब सभी मजदूर माइन से बाहर जाने लगता है। अगले दिन मूर्ति यह बात मोबली को बताता है। मोबली डीएसपी को बुलाकर कहता है कि उसके सभी आदमियों को छोड़ दे। डीएसपी बताता है कि अगर आईएएस ने किसी को पकड़ा हो तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद मोबली मूर्ति से कहता है कि नए लोगों को काम पर रखो और वह राम के खिलाफ कुछ करेगा वही, लेकिन उसे मिलने जाता है। लेकिन उससे दीपिका से बाहर ही मिलना पड़ता है क्योंकि वह बिना परमिशन के एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता। जब दीपिका राम को आईएएस ऑफिसर बना हुआ देखती है तो वह पहुंच होती है। वह राम को अपने घर बुलाती है, लेकिन राम कहता है कि अभी वह ड्यूटी पर है और उसे वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन मूर्ति मोबली के पास जाकर बताता है कि राम की वजह से कोई भी उनकी माइन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। मोबली राम से मिलता है और कहता है, मैं एक मंत्री हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। राम उसे जवाब देता है, आप मंत्री हैं तो मुझे यह बात लिखित में दीजिए ताकि मैं इसे हाई कोर्ट में दिखा सकूं। यह सुनकर मोबली गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन राम चीफ सेक्रेटरी की अनुमति लेकर दीपिका से मिलने जाता है। दीपिका उसे बताती है, जब तुम आईपीएस बने तो मैंने अपना ओल्ड्स होम खोला था। मुझे तुमसे प्यार था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाई। दीपिका राम को उसकी पार्वती अम्मा से भी मिलवाती है जो सीएम को शिकायत पत्र भेजती रहती है। राम उनके लिखे पत्र पढ़ता है और बताता है कि उसकी ड्यूटी सीएम के साथ लगी है। पार्वती अम्मा कहती हैं कि वह भी वहां जाना चाहती है, लेकिन राम देखता है कि अम्मा को कुछ परेशानी है। अगले दिन राम पार्वती अम्मा को लेकर सीएम के पास पहुंचता है। मोबली के कहने पर सीएम मूर्ति को दूध का टेंडर दे देते। पार्वती अम्मा चिल्लाकर कहती हैं, जिस दूध का तुमने टेंडर दिया है वह मिलावटी है। सीएम उसे स्टेज पर बुलाते हैं। पार्वती सीएम को बताती है कि उसे देखकर कुछ याद आया और उसका चेहरा देखकर सीएम शांत हो जाता है। फिर सीएम राम से दूध की रिपोर्ट मांगता है, जिसमें लिखा होता है कि दूध में बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। यह देखकर मोबली पार्वती को धक्का देता है। यह होते हुए देखकर राम मोबली को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। लड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन सत्या मोबली से कहता है कि वह पार्वती से माफी मांगे। मोबली माफी मांगकर वहां से चला जाता है और सत्या भी पार्वती से माफी मांगता है। राम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और सत्या मम्मा इतना डरा हुआ क्यों है। उसे लगा कि जरूर कोई राज है। तभी सत्या को फिर से हार्ट अटैक आता है और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं मोबली अपने पिता से कहता है कि राम को सस्पेंड कर दिया जाए। सत्या अपने सचिव से कहता है, राम को सस्पेंड कर दो। इसके बाद सत्या मोबली को अपनी पार्टी से निकाल देता है। यह सुनकर मोबली बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। राम सस्पेंड होने के बाद दीपिका से मिलने जाता है। दीपिका कहती है, अब तुम फ्री हो तो क्यों ना हम शादी कर लें। राम भी मान जाता है। इसी बीच मोबली अपने पिता से बात करता है और मौका पाकर अपने पिता को मार देता है। इसके बाद सत्या के दोनों बेटे आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन सीएम बनेगा। अस्पताल में एक मीटिंग रखी जाती है जहां दोनों ही सीएम बनने के लिए तैयार होते हैं। बाकी लोग मोबली को सीएम बनाने के लिए कहते हैं। बड़ा बेटा मन इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने उनके पिता को मारा है तो वह डर जाता है और मोबली को सीएम बनने के लिए कहता है। दूसरी तरफ राम और दीपिका की शादी हो रही होती है। तभी डीएसपी मोबली के ऑर्डर पर शादी में पहुंचकर राम को गिरफ्तार करने आता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी डीएसपी गाड़ी से बाहर निकलता है और मोबली के गुंडे राम को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। यह सब मोबली का ही प्लान था। राम एक एक करके सभी गुंडों को मारने लगता है। इसी बीच सत्या का सचिव मीडिया में आकर बताता है कि सत्या ने अपनी आखिरी बातों में सीएम की पोस्ट राम को दे दी थी। डीएसपी गुंडों पर फायरिंग करने लगता है और राम के पास आकर उसके पैरों में गिर जाता है। ये देखकर राम को समझ नहीं आता कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। फिर राम को सत्या के अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। वहां अग्नि देने के बाद सत्या का सचिव उसे सारी कहानी बताता है। फिर कहानी कई साल पहले की ओर जाती है। एक आदमी जिसका नाम अन्ना है अपने गांव के पहाड़ को तोड़ने के लिए विरोध कर रहा। उसकी आवाज सरकार तक पहुंच गई, जिससे स्टील कंपनी वालों को वह जगह छोड़नी पड़ी। इसके बाद सभी गांव वाले अन्ना से कहते हैं कि वह अपनी पार्टी शुरू करे। पहले तो अन्ना मना करता है, लेकिन गांव वाले वादा करते हैं कि वे ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यह सुनकर अन्ना अपनी पार्टी का नाम अभ्युदय रखता है। जब अन्ना मीडिया के सामने आता है
तो उसे बोलने में दिक्कत होती है, वह अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता। तब वह सभी लोगों को बुलाकर कहता है कि हमें अपनी पार्टी के लिए एक अच्छी आवाज ढूंढनी होगी, क्योंकि वह ठीक से बोल नहीं पा रहा। तभी एक आदमी बताता है कि उसका दोस्त सत्यमूर्ति बहुत अच्छा बोलता है। सत्य पन्ना के लिखे शब्दों को जनता के सामने बोलना शुरू करता है और देखते देखते सभी लोग अभयुद्धम पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। इसी बीच मुकुंद अन्ना से कहता है कि सभी लोगों को लगता है कि सत्य को सीएम बनना चाहिए। यह सुनकर अन्ना सत्य के पास जाकर सभी के सामने घोषणा करता है, हमारी पार्टी की तरफ से सीएम के लिए सत्यमूर्ति खड़ा होगा। यह सुनकर सत्य अन्ना के पैरों में गिर जाता है। अगले दिन सत्य मुकुंद के साथ अन्ना से मिलने जाता है और कहता है, हमें जीतने के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी लोगों को पैसे दे रही है। अपर्णा यह सुनकर तुरंत मना कर देती है, हम पैसे देकर चुनाव नहीं जीतेंगे, हम सच्चाई का साथ देंगे। लेकिन मुकुंद और सत्य अपर्णा को बिना बताए एक आदमी से पैसे ले लेते हैं ताकि वे चुनाव जीत सकें। जब अपर्णा को यह पता चलता है तो वह सोचती है कि वह कल पार्टी की मीटिंग रखेगी और इस पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, क्योंकि सब कुछ उसके अनुसार नहीं हो रहा। यह सब जानकर मुकुंद और सत्य तय करते हैं कि वे अपर्णा और उसके परिवार को मार देंगे, वरना अपर्णा पार्टी को रद्द कर देगी। फिर सत्य अपने आदमियों को भेजकर अपर्णा पर हमला करवा देता है। अपर्णा अपने बेटे और पार्वती को छुपा देती है और गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए वहां से भाग जाती है। तभी सत्या और मुकुंद आकर अपर्णा को मार देते हैं। ये देखकर अपर्णा को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर सत्या मुकुंद को भी मार देता है और ये सब पार्वती और उसके बच्चे देख रहे होते हैं। पार्वती अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन उसके हाथ से बच्चा छूट जाता है। पार्वती को अपने दोनों के चले जाने का बहुत बड़ा सदमा लगता है। यहाँ हम पता चलता है कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि राम था। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां राम सारी बातें जानकर अपनी मां से मिलने जाता है। पार्वती उसे देखकर बहुत रोती है और उसे अपने पिता का कपड़ा पहनाकर सीएम बनने की बधाई देती है। अगले दिन राम पार्टी की मीटिंग में खड़ा होता है। वहां मोबली राम से कहता है कि उसे सीएम बनने से पहले आईएएस की पोस्ट से रिजाइन करना होगा, क्योंकि अभी तो राम सस्पेंडेड है। इसलिए राम को पहले आईएएस ज्वाइन करनी होगी और फिर रिजाइन करना होगा, तभी वह सीएम बन पाएगा। मोबली कहता है कि अगर वह अपनी एफआईआर वापस ले ले तो राम को उसकी आईएएस की पोस्ट वापस मिल जाएगी, लेकिन बदले में उसे सीएम की पोस्ट चाहिए। राम मोबली को सीएम बना देता है और उससे अपनी रिपोर्ट वापस लेने को कहता है, लेकिन मोबली धोखेबाज है और अपनी बात से मुड़ जाता है। इससे राम को धोखा मिलता है और वह नाराज हो जाता है। वहीं मोबली सीएम की शपथ लेने लगता है। दूसरी ओर उसी राज्य के सभी आईएएस राम का सस्पेंशन हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मेल करते हैं। यह देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत मीटिंग रखती है और राम का सस्पेंशन हटा देती है। इसके बाद राम को प्रमोशन देकर उस राज्य का इलेक्शन मिनिस्टर बना दिया जाता है। राम मिनिस्टर बनकर सबसे पहले चुनाव की घोषणा कर देता है। जैसे ही मोबली सीएम की कुर्सी पर बैठता है, राम हेलीकॉप्टर में आकर उसे चुनाव लड़ने के लिए चुनौती देता है। अब दम है तो चुनाव जीत कर दिखाओ। यह बात मोबली को बहुत बुरी लगती है। फिर मोबली सभी लोगों को अपने घर बुलाता है और कहता है कि राम के ऑर्डर को कोई नहीं मानेगा। सब लोग उसके डर से उसकी बात मान लेते हैं। इस बीच राम मीटिंग रखकर सभी भ्रष्ट लोगों को निकाल देता है। मोबली और उसका भाई जोर शोर से वोट इकट्ठा करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ सत्या का दोस्त अपर्णा के नाम से एक नई पार्टी शुरू करता है और जनता से एक स्टैंप पेपर पर साइन करके वादा करता है कि वह उनके सभी वादे पूरे करेगा। फिर राम गांव गांव जाकर वोट पैसे के बदले बेचने से मना करता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं। राम सभी से कहता है, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप एक बोर्ड के लिए 20 लाख रुपए मान सकते हैं, ये बहुत पैसा होगा। गांव वाले इस बात पर सहमत हो जाते हैं। जब मोबली और मनी को यह पता चलता है तो मनी अपने भाई से कहता है, यह तो सिर्फ 20,000 की बात है, हम किसी तरह वोट खरीद लेंगे। इसके बाद मोबली के गुंडे चुपके से जनता को पैसे बांटने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही मोबली के सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। इसलिए वह बाहर से पैसे मंगवाता है, लेकिन पुलिस उसके सारे पैसे पकड़ लेती है। फिर वह राम को कॉल करके बताता है। राम कहता है, तुम ये पैसा छोड़ दो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही योजना चल रही थी। पुलिस को लगता है कि राम भी बिक गया है। अगले दिन मोबली प्रचार के लिए दूसरे शहर सरकारी प्लेन से आता है। राम उसी एयरपोर्ट पर 25 लाख का चालान काट देता है। मोबली चालान भरने से मना करता है, लेकिन राम कहता है, तुम्हें चालान भरना होगा, वरना मुझे तुम्हारा नॉमिनेशन कैंसिल करना पड़ेगा। फिर मोबली पैसे भरकर मुश्किल से अपने प्रचार पर पहुंच जाता है। राम उसे एक रिसिप्ट देता है जिसमें चुनाव के सभी नियम लिखे होते हैं। वह बताता है कि एक मंत्री सिर्फ 5 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। यह सुनकर मोबली का आदमी कहता है, 25 लाख तो पहले से ही फाइन में चले गए हैं और 15 लाख में तो हम भीड़ को 500 रुपए नहीं दे पाएंगे और न ही गाड़ी में पेट्रोल भरवा पाएंगे। यह सुनकर मोबली कार में बैठकर जाने लगता है, लेकिन राम उसे रोककर बताता है, यह गाड़ी सरकारी है, इसलिए तुम इसमें नहीं जा सकते। इसके बाद मोबली को हर जगह अपने प्रचार के लिए पैदल चलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस फिर से पैसे से भरा ट्रक पकड़ लेती है। इस बार राम उस ट्रक को रोक कर सीज कर देता है और मोबली के भाई मनी का नॉमिनेशन कैंसिल कर देता है।
ये सुनकर मोबली अपने बड़े भाई को मार देता है। फिर कुछ ही दिनों में वोटिंग का दिन आ जाता है। अचानक एक बम ब्लास्ट होता है। राम वहां पहुंचकर सबका हाल पूछता है, लेकिन तभी मोबली आता है और बताता है कि उसने ही यह बम रखा था। यह सुनकर राम को बहुत गुस्सा आता है। मोबली बताता है कि उसने राज्य की 7 जगह पर रैंडम बम रखे हैं। अगर राम ने कुछ भी गलत किया तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। यह सुनकर राम डर जाता है। फिर मोबली अपने आदमियों से फर्जी वोट डालने के लिए कहता है, क्योंकि अब राम कुछ नहीं कर सकता। फिर वोटिंग शुरू होती है और मोबली के आदमी बार बार वोट देने के बाद मारकर हटाकर फिर से पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर वहां की सिक्योरिटी राम को सारी बात बताती है, लेकिन राम उन्हें कुछ भी करने से मना कर देता है। जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो मोबली राम से मिलता है और बताता है कि उसने कहीं भी बम नहीं रखे थे और उसे पागल बनाया गया है। यह सुनकर राम हंसने लगता है और कहता है, अगर तुमने बम नहीं रखा था तो मैंने रखा है। फिर हम देखते हैं कि उन फर्जी वोटर्स की उंगली सूज गई है और वे सभी अस्पताल में हैं। राम उन्हें एक साथ गिरफ्तार कर लेता है और फिर सभी पोलिंग पर दोबारा से वोटिंग करवाने की घोषणा करता है। यहां हमें पता चलता है कि जिस थिनर को गुंडे मार्क हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें राम ने अपने सचिव को भेजकर कुछ केमिकल मिलवा दिया था। जब मोबली को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राम उन सभी को बताता है कि अगर यह पार्टी पैसे लेकर जीतेगी तो सब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी अपना खर्चा वसूल करना होगा। सुनकर सभी लोग दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे करप्शन नहीं कर रहे थे। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां मोबली को पता चलता है कि राम अपर्णा का बेटा है। वह चुनाव कमेटी के सामने आकर बताता है कि राम अपर्णा का बेटा है और अपर्णा की पार्टी उनके खिलाफ खड़ी है, इसलिए राम उनके साथ भेदभाव कर रहा है। राम अपने ऊपर लगे सभी इल्जाम को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबली राम की मां को सामने लाकर खड़ा कर देता है। पार्वती अम्मा कमेटी को बताती है कि हाँ, राम उसी का बेटा है। यह सुनकर राम गुस्से में कहता है, यह औरत मेरी मां नहीं है, यह तो मानसिक रूप से अस्थिर है। यह सुनकर पार्वती अम्मा रोने लगती हैं, लेकिन कमेटी राम को डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश देती है और पार्वती को अपनी कस्टडी में रखने के लिए कहती है। रात को राम पार्वती अम्मा के पास जाकर उनके पैर पकड़कर माफी मांगता है। पार्वती अम्मा कहती हैं, तुम मेरे बेटे हो, तुमने जो किया होगा वह सोच समझकर किया होगा। अगले दिन राम को कॉल आता है कि पार्वती अम्मा कस्टडी से भाग गई हैं। यह सुनकर राम जल्दी से वहां पहुंचता है और सब कुछ पूछता है। एक लेडी ऑफिसर बताती है कि पार्वती अम्मा ने रात में मोबाइल गाने सुनने के लिए मांगा था और सुबह जब उसने देखा तो वह गायब हो चुकी थी। राम लेडी ऑफिसर का मोबाइल देखता है और सोचता है कि अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो उसकी मां जिंदा होती। इसके बाद चुनाव कमेटी को कोई सबूत न मिलने पर मोबली के लगाए इल्जाम गलत साबित कर दिए जाते हैं। अब काउंटिंग का दिन आ जाता है। मोबली एक प्लान बनाता है कि वह सभी मशीनों को तोड़ देगा, इसलिए वह अपने आदमियों को पोलिंग बूथ पर भेज देता है, लेकिन राम उससे एक कदम आगे होता है और सभी मशीनों को ड्रोन से अपने पास मंगा लेता है। फिर पोलिंग शुरू होती है। मोबली और उसके हजारों गुंडे राम के पास पहुंचकर मशीनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम अकेले ही उन सबका सामना करता है और मशीनों को टूटने से बचाता है। हालांकि लड़ाई के दौरान मोबली राम के हाथ में सरिया भूसा देता है, जिससे राम अटक जाता है। फिर मोबली राम की आंखों के सामने मशीनों को तोड़ने लगता है और राम कुछ नहीं कर पाता। फिर भी बाकी बची मशीनों की काउंटिंग होती है और पता चलता है कि मोबली 11 लाख वोटों से हार गया है, जबकि दूसरी पार्टी ने सच्चाई का साथ देकर जीत हासिल की। गुस्से में आकर मोबली राम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राम हथौड़ा उठाकर उसे मारने वाला होता है। तभी दीपिका आकर उसे रोक लेती है और कहती है, इसे जाने दो, अब इसकी कोई औकात नहीं रह गई है। इसके बाद राम इलेक्शन मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा देकर सीएम के लिए खड़ा हो जाता है और साइकिल पर जाकर प्रचार करता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। यहाँ पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, सच बताऊं तो यह मूवी बहुत ही बोरिंग थी, जिसे मैंने आप लोगों के कहने पर देखी थी, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन लाना था। बाकी आप इसे देखने की गलती मत करना, क्योंकि इससे आपको सिर्फ नींद आएगी। आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी बताएं। अगर आपको हाल ही में एक अच्छी मूवी देखनी है जिसकी कहानी सच में अच्छी हो, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं।